हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। फ्रेंड्स, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबसे पहले तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि पहले के जमाने में टाइम को कैसे मेजर करा जाता था, क्या क्या डिवाइसेस थे उस टाइम टाइम को मेजर करने के लिए। आज की तरह ऐसी क्लॉक्स नहीं होती थी, तो वो ऐसी क्या डिवाइसेस थे जिनसे पहले के लोग टाइम मेजर करते थे। उसके बाद हम बात करेंगे पेंडुलम की, स्पीड की, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करवाऊंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 7 साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ना हो या क्लास 7 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और हाँ, ये सारी वीडियोस आपको काफी आसानी से हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न मेजरमेंट ऑफ टाइम, देन वी विल लर्न अबाउट द सिंपल पेंडुलम। उसके बाद हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ टाइम की, फिर हम पढ़ेंगे स्पीड एंड आवर लास्ट टॉपिक विल बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। So what are we waiting for? Let's start with our first topic, measurement of time. Humans got interested in keeping track of time long ago. तो फ्रेंड्स, अगर हम टाइम के मेजरमेंट की बात करें तो अर्ली ह्यूमंस भी जो थे वो हमेशा से टाइम को ट्रैक करने में इंटरेस्टेड थे। वो जानना चाहते थे कि भाई इस दिन के इस वक्त क्या टाइम हुआ है। तो उन्होंने इस चीज को ट्रैक करना शुरू करा। कैसे? They started noticing that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. उन्होंने नोटिस करा कि नेचर में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो रिपीट होते हैं आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि कौन कौन से वो इवेंट्स थे? जैसे कि राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, फेजेस ऑफ द मून एंड चेंजिंग सीजन्स। जैसे कि राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन से उन्होंने मान लिया कि एक दिन बीत गया। फेजेस ऑफ द मून से उन्होंने माना कि एक महीना बीत गया। एंड डिफरेंट चेंजिंग सीजन से उन्होंने माना कि एक साल बीत गया। तो ये सब टाइम तो अब वो पता लगा पा रहे थे, बट विद इन अ डे क्या वक्त हुआ है ये अभी भी वो पता नहीं लगा पा रहे थे। सो टू मेजर टाइम विद इन अ डे दे इन्वेंटेड डिवाइसेस। तो विद इन अ डे टाइम को मेजर करने के लिए हम ह्यूमंस ने कुछ डिवाइस इन्वेंट करे। कौन कौन से वो डिवाइसेस है? लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज sundial. Time is determined with the changing position of the shadow of an object cast by the light of the sun during the day. सो लुक हियर फ्रेंड्स, ये है sundial। और ये कैसे वर्क करता था? देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि ये सन और इस सनडाइल के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है। तो जब सूरज की किरणें इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती थी तो इसकी एक शेडो बनती थी, राइट? जैसे कि यहाँ पर हमें ये शेडो दिखाई दे रही है। तो इस शेडो की मदद से वो दिन का टाइम मेजर करते थे। जैसे जैसे दिन बीतता था, जो इसकी शेडो थी उसकी पोजीशन और उसकी लेंथ घटती बढ़ती रहती थी, और इसकी मदद से दिन में क्या टाइम हुआ है वो ये बता पा रहे थे। ओके, तो ये है sundial। In ancient India, the earliest mention of measuring time by shadows comes from the Arthashastra by Kautilya। तो फ्रेंड्स देखिए, एंशियंट इंडिया में इस सनडाइल का जो सबसे पहले मेंशन जो हमें पता चला है वो पता चला कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा था। ये कब की बात है? 2nd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी सीई की, यानी कि आज से ऑलमोस्ट अराउंड 2800 साल पहले की बात है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, इतने हजारों साल पहले ये सनडाइल ह्यूमंस ने बना लिया था। Next device is water clocks. The water clocks use the flow of water out or into a vessel to measure time। यानी कि इतने हजारों साल पहले देखिए हमारे एंसेस्टर्स ने कितना बढ़िया एक डिवाइस बनाया टू मेजर टाइम। नाउ नेक्स्ट इज वाटर क्लॉक्स। अब ये दूसरा डिवाइस है टू मेजर द टाइम। The water clocks use the flow of water out or into a vessel to measure time।
अब दूसरा डिवाइस जो टाइम को मेजर करने के लिए उन्होंने इन्वेंट किया वो था वाटर क्लॉक। देखिए ये है पहली टाइप की वाटर क्लॉक। तो इसमें क्या होता था कि एक ये बड़ी सी बकेट थी, बाल्टी थी, जिसमें पानी भर दिया जाता था और इस बाल्टी में ये टाइम की मार्किंग्स थी। अब इस बाल्टी से एक नीचे उसके ऐसे होल कर कर पानी एक दूसरे उसमें वेसल में भरा जाता था, ऐसे वो ड्रिप होता था, फ्लो होता रहता था। और जैसे जैसे पानी इस बाल्टी से खाली होकर दूसरे वेसल में जा रहा है, तो यहाँ से इन मार्किंग से पता चलता था कि कितना टाइम बीत गया। बट ये जो मेथड था, ये जो टाइप की वाटर क्लॉक थी, ये इतनी एक्यूरेट नहीं थी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बाल्टी का पानी कम होता था, तो उसमें से जो ये फ्लो ऑफ वाटर है, ये भी स्लो होता चला जाता था। तो एक सेम रेट नहीं रहता था पानी के बहने का, पानी के निकलने का। तो इसलिए ये जो टाइप ऑफ वाटर क्लॉक थी, ये इतनी एक्यूरेट नहीं थी। तो इस वाटर क्लॉक के बाद आई ये वाली वाटर क्लॉक, सिंकिंग बाउल वाटर क्लॉक, यानी घटी का यंत्र। तो इसमें क्या होता था कि एक बड़ी वेसल ले ली जाती थी, उसमें पानी भर दिया जाता था। फिर उस वेसल में एक छोटी बाउल जिसमें एक छोटा सा होल था नीचे, वो रख दिया जाता था। तो धीरे धीरे क्या होता था कि इस छोटी बाउल में होल की वजह से नीचे से पानी भरना शुरू हो जाता था और कुछ टाइम बाद ये जो बाउल थी, ये इस बड़े वेसल में डूब जाती थी और फिर से उसको उठा के फिर से उसको ऊपर ऐसे खाली करके उसको रख दिया जाता था। तो इसकी मदद से जो ये वो लोग थे, वो टाइम को मेजर करते थे। और ये जो यंत्र था, ये कोई मामूली यंत्र नहीं था उस टाइम का। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस टू मेजर टाइम। और इसलिए इसको यूज करा जाता था रॉयल पैलेसेस में, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में और टाउन स्क्वायर्स में। तो इसको कैसे यूज करा जाता था? जैसे कि हमने देखा कि भई जब ये बाउल भर भर जाता था और ये नीचे सिंक हो जाता था, तो जब एक गोंग बजा दिया जाता था, तो जिससे कि सब लोगों को पता चल जाता था कि भई अब इतना टाइम बीत गया है। तो इस तरह से इसको यूज़ करा जाता था। और फ्रेंड्स, इस यंत्र का मेंशन सबसे पहले हिस्ट्री में हमें पढ़ने को मिला जब आर्यभट्टा ने इसको मेंशन करा। और उनके बाद काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में भी इस घटिका यंत्र का मेंशन है। The hole in the bowl of Ghatika Yantra was made in such a manner that it took 24 minutes to fill and sink. तो फ्रेंड्स, ये जो छोटा बाउल था उसमें जो ये होल बनाया गया था, वो इस तरह से बनाया गया था कि इस बाउल को भरने में और डूबने में टोटल 24 मिनट्स लगते थे। एक बारी के बाउल को भरने में और डूबने में 24 मिनट लगा करते थे। So the time unit measured by this clock was known as घटिका और घटी। तो जो ये वाटर क्लॉक जो मेजर कर रही थी टाइम, उसका यूनिट क्या माना गया था? उसको कहा जाता था घटिका या घटी। सो इट मींस 1 घटी इक्वल्स टू 24 मिनट्स। तो इसका मतलब कि एक घटी में 24 मिनट होते थे। और एक दिन में कितनी घटी होती थी? 60। 1 डे इक्वल्स टू 60 घटी। So friends, this was the standard unit of time measurement at that time. तो अगर कोई पूछता था कि भाई कितना वक्त बीत गया है, तो सपोज करिए किसी ने जवाब दिया कि 30 घटी बीत गई हैं, तो उसे समझ में आ जाता था कि ऑलमोस्ट आधा दिन जा चुका है और आधा दिन बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से टाइम को मेजर करा गया बहुत लंबे समय तक। Next device to measure time was hourglass. Time was measured on the basis of flow of sand from one bulb to another. तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये है आवर ग्लास। तो इसमें क्या होता था कि ये ऐसे ये दो बल्ब हैं और इनमें एक बल्ब में जैसे सैंड भर दी जाती थी और उसको ऐसे इन्वर्टेड रख दिया जाता था। तो धीरे धीरे जो सैंड थी वो एक बल्ब से नीचे की तरफ फ्लो करती थी। तो जब पूरा जो सैंड थी वो एक बल्ब से दूसरे बल्ब में ट्रांसफर हो गई, तो माना जाता था कि भाई इतना टाइम बीत गया। तो इस आवर ग्लास से भी टाइम को मेजर करा गया। Next device was candle clocks. Candles with markings indicated the passage of time when burnt. तो कैंडल को भी क्लॉक की तरह यूज करा जाता था। कैसे? जैसे कि कैंडल के ऊपर फ्रेंड्स ऐसे टाइम की मार्किंग कर दी जाती थी और कैंडल को जला दिया जाता था। तो धीरे धीरे जब कैंडल जलकर जब धीरे धीरे वो मेल्ट होनी शुरू होती थी,
तो जो वैक्स है वो मेल्ट होना शुरू होता था, तो जो उससे पता चलता था कि भाई कितना टाइम बीत गया। ये जो टाइम था, ये मार्किंग थी ना, तो इससे पता चलता था कि भाई इतना टाइम बीत गया। As people began to travel long distances, measurement of time became very critical. तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे जब लोगों ने दूर दूर ट्रैवल करना शुरू करा, स्पेशली फॉर ट्रेड पर्पसेस, तो उस टाइम पर टाइम को मेजर करना और ज्यादा क्रिटिकल हो गया। क्योंकि भाई पता नहीं कि उनको ट्रैवल करने में हो सकता है 2 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, 6 दिन लग जाते थे। और ये जो वाटर क्लॉक्स वगैरह थी, ये हर जगह तो अवेलेबल नहीं थी। तो इसलिए टाइम को मेजर करना और भी जरूरी हो गया था। So this led to the development of mechanical clocks driven by gears and springs starting from the 14th century onwards. तो इस वजह से 14th सेंचुरी से मैकेनिकल क्लॉक्स की डेवलपमेंट शुरू हुई। मैकेनिकल क्लॉक्स बनाई जाने लगी जो चला करती थी गियर्स और स्प्रिंग्स की मदद से। तो आइए अब इन मैकेनिकल क्लॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। The invention of the pendulum clock in the 17th century was a major breakthrough, significantly improving the accuracy of timekeeping. तो मैकेनिकल क्लॉक्स में फ्रेंड्स जो सबसे पहली इन्वेंशन थी वो थी पेंडुलम क्लॉक की, और वो हुई 17th सेंचुरी में। और ये जो था, ये एक मेजर ब्रेक थ्रू तो था ही, मतलब कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन तो थी ही। और इसने वाटर क्लॉक्स को बिल्कुल कंप्लीटली रिप्लेस भी कर दिया था। और साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो पेंडुलम क्लॉक्स थी, ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताया करती थी, एंड दैट टू विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। किसी भी आदमी की अब जरूरत नहीं थी कि भाई वो जैसे कि वाटर क्लॉक में से अगर वो बाउल भर गया है तो उसको निकाले, खाली करे और फिर रखे। ऐसा इन पेंडुलम क्लॉक्स में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी, ये बिल्कुल मैकेनिकल थी। तो ये पेंडुलम क्लॉक किसने इन्वेंट करी? वो थे क्रिश्चियन हुगन्स, और उन्होंने इसे इन्वेंट करा 1656 में। सो फ्रेंड्स, इधर देखिए, ये है पेंडुलम क्लॉक, और यहां पर नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये होता है पेंडुलम। तो अब हम ये समझेंगे कि ये पेंडुलम एक क्लॉक में कैसे यूज करा जाता था। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द सिंपल पेंडुलम। Simple pendulum consists of a small metal ball known as the bob, which is suspended from a rigid support by a long thread. तो सिंपल पेंडुलम में एक छोटी सी इस तरह की मेटल बॉल होती है जिसे कहते हैं बॉब, और उसको सस्पेंड करा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग थ्रेड। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये लंबा सा थ्रेड है, और ये है एक छोटी सी मेटल बॉल विच इज नोन एज बॉब। Now, when the bob is at rest, it is in mean position. तो जब ये छोटी सी मेटल बॉल ये रेस्ट पर होती है तो उस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस बॉल को इस तरह दूर लेकर जाएं और फिर हम इसको छोड़ दें, तो ये इस तरह से कुछ ऑसिलेट करेगी। ये देखिए ऐसे। तो ये दोनों ही डायरेक्शंस में एक हाईएस्ट पोजीशन पर जाएगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और इन पोजीशन को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और इसके मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि ये जो बॉल है, ये बैक एंड फोर्थ मूव करती रहती है। Now this motion is periodic because it repeats the same path after a fixed interval of time. और ये जो मोशन होता है, ये पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हमने इस बॉल को एक एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा और फिर वो दोबारा इसी एक्सट्रीम पोजीशन पर आई, तो उसको एक फिक्स टाइम लगा, उसको सेम ही फिक्स ही टाइम लगता है। तो इसलिए ये जो मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन होता है। And the time taken for the pendulum to complete one oscillation is called its time period. अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम एक ऑसिलेशन की, वन ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन क्या होती है? देखिए, हम मान लेते हैं कि ये एक्सट्रीम पोजीशन ए है और ये एक्सट्रीम पोजीशन बी है। तो जब हमने बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन ए से छोड़ा और बॉल वापस इसी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर आई, तो इसे कहते हैं वन ऑसिलेशन।
तो इस एक वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा पेंडुलम को, वो कहा जाता है उसका टाइम पीरियड। And this time period depends on the length of the pendulum but not on the mass of the bob। और ये जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स, ये जो पेंडुलम की लेंथ है, ये जो लेंथ है इसके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि इस बॉल के मास के ऊपर। यानी कि बॉल जो है वो छोटी, वो हैवी या लाइट कुछ भी हो सकती है, बट जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है उसके ऊपर ये टाइम पीरियड डिपेंडेंट होता है। तो पेंडुलम के इसी प्रिंसिपल को यूज करके बनी थी पेंडुलम क्लॉक्स। बट फ्रेंड्स, ये जो पेंडुलम क्लॉक्स थी इनमें एक ड्रॉबैक भी था। वो ड्रॉबैक ये था कि भाई मैकेनिकल क्लॉक्स थी, तो पूरे दिन भर में इनमें 10 से 20 सेकंड की इनएक्यूरेसी रहती थी। तो इस इनएक्यूरेसी को दूर करा एटॉमिक क्लॉक्स ने, यानी कि मॉडर्न क्लॉक्स ने। Modern clocks also measure time using periodic movements, but instead of pendulums, they use tiny vibrations from quartz crystals or atoms। तो ये जो मॉडर्न क्लॉक्स हैं फ्रेंड्स, ये भी टाइम को मेजर करती हैं बाय यूजिंग पीरियोडिक मूवमेंट्स, बट ये पेंडुलम यूज नहीं करती, ये यूज करती हैं एटम्स यानी क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की टाइनी वाइब्रेशंस को। उनकी मदद से ये इतनी एक्यूरेटली टाइम मेजर करती हैं कि आज की डेट में हम मिली सेकेंड्स भी बता पाते हैं, हम मिली सेकेंड्स को भी मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम। The standard unit of time in the international system of units is the second, which is represented by the symbol small letter s। तो टाइम को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकेंड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल लेटर एस। एंड लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम इंक्लूड मिनट एंड आवर। और टाइम की जो और बड़ी यूनिट्स होती हैं वो होती हैं मिनट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MIN मिन, और आवर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल लेटर h। एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो एक मिनट में फ्रेंड्स 60 सेकेंड्स होते हैं, और एक आवर में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। सो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। So what is speed? The speed of an object is the total distance covered divided by the total time taken to cover it। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जिसे हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। एंड लार्जर यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, और उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। So now let's solve a question related to it. Swati's school is 3.6 kilometers from her house. It took 15 minutes to reach there riding on her bicycle. Calculate the speed in meter per second। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम टेकन भी दिया हुआ है। और अभी हमने पढ़ा कि स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस गिवन है 3.6 किलोमीटर्स और टाइम गिवन है 15 मिनट्स, बट हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है मीटर पर सेकंड में। तो यानी कि अब हमें इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, और मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो आइए वो कर लेते हैं। डिस्टेंस इज 3.6 किलोमीटर्स, और हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। So we will do 3.6 into 1000 meters। इसी तरह से 15 मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो हम 15 into 60 सेकंड्स कर लेंगे। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये जो 3.6 है इसका हम डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 को कैंसिल कर लेते हैं,
और बाकी 6 इंटू 6 इज 36 और बाकी आगे हम फर्दर जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें अपना आंसर मिलता है 4। सो आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने यहां पर स्पीड कैलकुलेट कर ली। Now, formula to calculate speed can be used to calculate time taken or distance traveled. और फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा स्पीड का, इसको हम यूज कर सकते हैं टाइम को और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे? देखिए अभी मैंने आपको बताया दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए ये है ना, इसका हम ये भी लिख सकते हैं। तो इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस फॉर्मूला को हम कैसे याद रखें। तो सिंपली यू जस्ट रिमेंबर द वर्ड डस्ट। ये डस्ट वर्ड याद रख लीजिए। इसमें डी हो गया डिस्टेंस और ये जो यू है इसे मान लीजिए आप इक्वल टू ये, और एस इज स्पीड एंड टी इज टाइम। तो आप सिर्फ एक ये वर्ड डस्ट याद रखिए, आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। और इस फॉर्मूले से आप टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, now let's do a question. Raghav is going to a city in a bus moving at a speed of 50 km per hour. If it takes him 2 hours to reach that city, how far is that city? अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें स्पीड गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर और फिर हमें टाइम गिवन है 2 आवर्स। तो हम बहुत आसानी से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डस्ट फॉर्मूला। तो हमें स्पीड इंटू टाइम करना है बस, यानी 50 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की होती है वो ये होती है कि आपको ये देखना है कि भाई जो यूनिट्स हैं वो सेम हो। जैसे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस में जो ये टाइम का यूनिट है आवर्स, यही टाइम का यूनिट यहाँ पर भी होना चाहिए। जब भी आप सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर डिफरेंट यूनिट हुई तो। ओके, let's do one more question. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. How much time will it take to cover a distance of 360 kilometers? तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या गिवन है। एक तो स्पीड गिवन है हमें 90 किलोमीटर पर आवर और एक हमें डिस्टेंस कवर्ड गिवन है जो है 360 किलोमीटर्स, और हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो इससे हम टाइम का फॉर्मूला बना सकते हैं जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आइए डिस्टेंस और टाइम स्पीड की वैल्यू पुट कर देते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 90 विच इज इक्वल्स टू 4। तो टाइम हमें मिल गया 4 आवर्स। तो फ्रेंड्स इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में आते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग दिस डस्ट फॉर्मूला। ठीक है, और आपको एक बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो बहुत ध्यान में रखनी है कि यूनिट्स का ध्यान आपको रखना है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चेंज दे दूं कि भाई स्पीड जो है वो है 90 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस मेरा यही है 360 किलोमीटर्स, तो टाइम टेकन कितना होगा, कितना टाइम लगेगा? तो इस चीज में यहाँ पर आपको जो यूनिट्स हैं वो कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि इस सिनेरियो में टाइम टेकन कितना होगा, और आपने अपना टाइम निकालना है आवर्स में। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो पहले आइए लीनियर मोशन समझते हैं। When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसे कहते हैं हम लीनियर मोशन। The direction of motion doesn't change and the object continues along the same straight line. और लीनियर मोशन में मोशन की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती और जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने हाथ से नीचे इरेजर ड्रॉप करेंगे तो जो इरेजर है वो सीधा नीचे जाके गिरेगा, वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन में ही नीचे गिरेगा। और इसी तरह से
किसी भी अगर पेड़ से कोई फल गिरता है तो वो भी लीनियर मोशन में गिरता है, यानी कि वो सीधा नीचे गिरता है स्ट्रेट लाइन में। और अगर आप किसी बॉक्स को मूव करेंगे, उसको धक्का देंगे, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, राइट। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लीनियर मोशन के। अब ये जो लीनियर मोशन है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। An object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform linear motion. यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो मूव करे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि मूव करते हुए उसकी स्पीड सेम रहे, तो जब हम उस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। The object's speed and direction remains the same throughout its motion. और फ्रेंड्स यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है और उसकी डायरेक्शन दोनों सेम रहती हैं जब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो पूरे मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन सेम रहती है। और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है कार ट्रैवलिंग एट स्टेडी 60 किलोमीटर पर आवर ऑन स्ट्रेट हाईवे। फ्रेंड्स हम कई बार हाईवे पर ट्रैवल करते हैं। अगर हम हाईवे पे ट्रैवल करते हुए हम अपनी स्पीड को मेंटेन करें, हम कोशिश करें कि भाई हम अपनी स्पीड मेंटेन करें, लेट्स से एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो उस केस में हमारी जो कार है इट वुड बी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। Now, what about non-uniform linear motion? If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, it is said to be in non-uniform linear motion. अब अगर जो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पर उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है, यानी कि उसकी स्पीड अब कांस्टेंट नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। The object's speed is not constant. It either speeds up or slows down. तो जैसे कि मैंने बताया कि जो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, उसकी स्पीड बढ़ती घटती रहती है, या तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है या कम हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं अ कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम अ स्टॉप और अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स। जब हम एक रुकी हुई कार को स्टार्ट करते हैं, उसको चलाते हैं, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होती है। इसी तरह से अगर हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, सो दैट बॉल इज ऑल्सो इन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्यों? क्योंकि उस जब हमने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो जो उसकी स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो होती कम होती चली जाती है और बिल्कुल ऊपर जाके वो बिल्कुल कम हो जाती है, इसलिए वो दोबारा नीचे आ जाती है। तो बॉल जो हम ऊपर फेंक रहे हैं दैट ऑल्सो इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। So friends, this was our chapter Measurement of Time and Motion of Class 7 Science Curiosity. अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।